नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका खास दोस्त विशाल बंसल। नॉलेज के करीब एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे देशवासियों के मन में एक डर है कि आने वाला समय रिसेशन वाला समय होगा। वो अपने इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत चिंतित हैं कि शायद हमारे इन्वेस्टमेंट पे वो रिटर्न नहीं बनेगा या जो इन्वेस्टमेंट में रिटर्न बना है वो नेगेटिव हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें निकाल लेना चाहिए या स्विच कर लेना चाहिए डेट इंस्ट्रूमेंट में? या इन्वेस्टमेंट जो नए इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, उनके मन में फ़ियर है कि क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या एज़ इट इज़ जहाँ पड़ा हुआ है वहाँ पड़े रहने दें? मैं तमाम देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, आईएमएफ स्टेटमेंट के अनुसार 2021 दिसंबर से ही रिसेशन एरा चल रहा है। उस रिसेशन एरा में सारी वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, सबकी स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही है। सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है दोस्तों, जहाँ रिसेशन का इम्पैक्ट कम से कम आ रहा है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है दोस्तों, ये आईएमएफ का स्टेटमेंट है। आईएमएफ के अनुसार कि अब लोगों को रिसेशन से निकलने का प्रयत्न करना चाहिए, देशों को रिसेशन से निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। बट रिसेशन की एरा चल रही थी और कुछ रिसेशन की एरा पे पंख लगा दिया रसिया और यूक्रेन वॉर ने। रसिया और यूक्रेन वॉर ने कई देशों के कमर तोड़ दिए दोस्तों। देश की स्थिति खराब होने होती चली गई। इन्फ्लेशन बढ़ गया, डिमांड्स पूरा नहीं होने के कारण इन्फ्लेशन बढ़ता ही चला गया दोस्तों। तो मेरा उन दोस्तों से अनुरोध है, आईएमएफ को एक बार स्टडी करें, उनसे आपको मोटिवेशन होगा आपके अपने देश के बारे में। अब बात करते हैं कि क्यों ऐसा आईएमएफ कह रही है कि देश की वर्ल्ड की हालात तो ठीक नहीं है, पर इंडिया की हालात उन सबसे बेहतर है। इसको समझने के लिए आपको 3 चीज़ समझना पड़ेगा। पहला फॉरेन पॉलिसी, दूसरा फॉरेन रिजर्व और तीसरा जीडीपी। फॉरेन पॉलिसी मतलब विदेश नीति। किसी भी देश की विदेश नीति अगर अच्छी होती है तो उसे कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर उस पे कुछ कठिनाई भी आती है तो जो उसके फ्रेंड कंट्री हैं उनको सपोर्ट करते हैं और वो कठिनाई से बाहर निकलते हैं। अभी विदेश नीति पे आज मैं बात करना चाहता हूँ। विदेश नीति का एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया की जो विदेश नीति है उसको हमने 3 भागों में बाँटा है। पहला भाग है 1947 से लेके 1962। इस पीरियड को विदेश नीति के तहत आइडियलिज्म का नाम दिया गया। आइडियलिज्म क्या होता है दोस्तों? आइडियलिज्म एक ऐसी विदेश नीति के तहत हमारा विदेश नीति ऐसा काम करता है कि हम किसी से लड़ेंगे नहीं, हम किसी को कुछ बोलेंगे नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो सामने वाला देश भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। वो मुझसे लड़ेगा नहीं, वो हमारे प्रति गलत अवधारणा नहीं रखेगा। पर हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा 1962 में। जब हम हिंदी चाइना भाई भाई का नारा लगा रहे थे तो पाकिस्तान ने हम पे पीठ पीछे खंजर चुभोई और वो खंजर का परिणाम इतना था दोस्तों कि हम वो युद्ध हार गए और बहुत सारा भूभाग हमारे हाथ से छूट गया, जिसका दर्द आज भी तमाम हिंदुस्तानी के सीने में है। इसको देखते हुए 1962 के बाद हम लोगों ने विदेश नीति को विदेश नीति में आइडियलिज्म हटा के रियलिज्म लाया। अब रियलिज्म क्या होता है? रियलिज्म का मतलब हुआ कि जो जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा। अब इसका बेस्ट एग्जांपल दोस्तों मैं आपको देता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल तो 1965 आपने देख लिया। पाकिस्तान ने हम पे नापाक कोशिश किया, बदले में हमने उनके साथ क्या किया वो आपको अच्छी तरह से मालूम है। इसके बाद हमारे देश के उस टाइम हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिन्होंने 65 के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटा दिया। पर पाकिस्तान है वो मानने को कहाँ है, वो मानने वाला है नहीं। उन्होंने वो गलती एक बार और हमारे साथ करी, पर इस टाइम एक सशक्त महिला प्रधानमंत्री हमारे देश में थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, जिसका नेतृत्व विदेश नीति बहुत ही अच्छा था। इसका हमें एक सुखद अनुभव एक हिस्ट्री से पता चलेगा। 1971 में दोस्तों 3 दिसंबर 1971 को
पाकिस्तान ने फिर से एक गलती किया। उन्होंने जम्मू, चंडीगढ़, आगरा एयरवेज पे उन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी, ताबड़तोड़ अटैक कर दिया। हमारे देश में गुस्से की लहर थी, उसकी कोई सीमा नहीं थी। पूरा देश गुस्से से लबालब था। हमारी देश की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसके तहत हम ये सोच ही रहे थे कि पाकिस्तान दो भागों से हमें घिरा हुआ है, पहला पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में वहाँ के जो जनता थे, पाकिस्तान उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था। अगर हमने ये दोनों पाकिस्तान बने रहेंगे तो इन फ्यूचर हमें दो फ्रंट में हमेशा लड़ना पड़ेगा। सो मेरी ये विदेश नीति ये कहती थी, इंदिरा गांधी जी का कहना था कि हमें ये पूर्वी पाकिस्तान किसी तरह से पाकिस्तान से अलग होके अलग देश का निर्माण किया जाए। हम ये सोच ही रहे थे, पर चूंकि हमारा नेचर है, हमारे देश का नेचर है कि पहले वॉर नहीं करना, इंतजार करना। उस टाइम हमारे जो सेना प्रमुख थे मिस्टर शाह, आज भी शाह नाम से पाकिस्तान डरता है, उस टाइम मानिक शाह थे। मानिक शाह अपनी तैयारी कर रहे थे, अच्छे समय का इंतजार कर रहे थे, और अच्छा समय दिया भी तो किसने? स्वयं पाकिस्तान ने दे दिया। 3 दिसंबर 1971 को उन्होंने हम पे अटैक किया। उसके साथ साथ राजस्थान के जैसलमेर में एक पोस्ट है, लोंगेवाला पोस्ट, जिसका नेतृत्व उस टाइम कुलजीत चांदपुरी सर कर रहे थे। कुलजीत चांदपुरी साहब 120 फौजी के साथ उस पोस्ट की सुरक्षा में लगे हुए थे। पाकिस्तान ने पूरी पलटन हजारों की सैनिकों के साथ यह सोच के अटैक कर दिया कि सिर्फ 120 जवान है, उसको हम मार भेजेंगे और उस पर कब्जा कर लेंगे। कुलदीप साहब को जब ये पता चला और हमारे जो हेड ऑफ द कंट्री है उन्होंने बोला, कुलदीप साहब आप वो पोस्ट छोड़ के वापस आ जाइए, बिकॉज उनके पास टैंक हैं, बहुत सारे फौजी हैं, बहुत सारे गोला असला बारूद हैं, आप वापस आ जाइए, आपके पास वो सारी सुविधा अभी नहीं है, और हमारा हंटर विमान भी आपकी सेवा में अभी नहीं जा सकता, वापस आ जाइए। पर कुलदीप साहब तो साफ सिख थे, वो मानने वाले कहाँ थे दोस्तों। उन्होंने अपने रेजिमेंट में जो 120 जवान थे सबको 2 किलोमीटर के दायरे में फैला दिया और पाकिस्तान को पूरी रात धूल चटाया। सुबह हुआ तो रही भरी कसर हमारे हंटर विमान ने पूरा कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया सर, निस्तो नाबूद कर दिया। देश में गुस्से की लहर चरम सीमा पे थी। हमारे एयरफोर्स ने, हमारे फौजियों ने ताबड़तोड़ अटैक किया, पर नेवी ने बोला मुझे भी हाथ साफ करने दो, और उन्होंने कराची बंदरगाह को आग में तब्दील कर दिया। चारों तरफ से अटैक किया, इतना फायरिंग किया कि कई दिनों तक कराची बंदरगाह, पूरा कराची शहर आग के गोलों में था। हमारे देश के नेतृत्व ने, मिस्टर शाह ने यह फैसला लिया इंदिरा गांधी जी के सहमति से। उन्होंने बोला इससे बेहतर समय नहीं हो सकता मैडम कि हम अब पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दें। इसके लिए सबसे बेहतरीन और सबसे मददगार हमारे सैनिकों के लिए साबित हुआ INS विक्रांत। INS विक्रांत एक ऐसा पनडुब्बी था जो ताबड़तोड़ चारों तरफ से पूर्वी पाकिस्तान पे अटैक किया। उसकी हालत खराब हो गई। यह देख पाकिस्तान ने अमेरिका से लिया गया PNS गाजी को, जो समुद्र के अंदर चलता है, INS विक्रांत को खत्म करने के लिए भेज दिया। दोस्तों यह खबर लीक हो गई, हमारे मिस्टर शाह को यह खबर पता चल गई कि PNS गाजी हमारे INS विक्रांत को मारने के लिए समुद्र के नीचे आ रहा है, वो बहुत तेजी से आ रहा है। हमारे INS विक्रांत के पास वो कैपेसिटी नहीं थी कि PNS गाजी को मार गिराए, क्योंकि PNS गाजी उस टाइम का बहुत ही बेहतरीन पनडुब्बी था, बहुत ही बेहतरीन, इसकी कोई विकल्प नहीं था। लेकिन INS गाजी को मारने की क्षमता किसी एक में थी, हमारे पास थी वो, उसका नाम था INS राजपूत। लेकिन INS राजपूत का इंजन खराब था, वो चल ही नहीं सकता था, और वो था भी विशाखापट्टनम में, और लड़ाई हो रही है ढाका में, मतलब पूरब में लड़ाई हो रही है बंगाल की खाड़ी में, और वो कहाँ बैठा था दोस्तों? विशाखापट्टनम में। अभी विशाखापट्टनम से वो चल भी नहीं सकता INS राजपूत।
तो हमारे देश की कमान ने एक रणनीति चली। रणनीति क्या कि आईएनएस विक्रांत को वहीं रखो, ये खबर फैला दो, अपने सिपाही सारे फौजियों को बोलो, वायरलेस अपनी फैमिली में बात करें कि 10 दिनों के लिए हम लोग विशाखापट्टनम जा रहे हैं आईएनएस विक्रांत को लेके। और विशाखापट्टनम जो पोर्ट है दोस्तों, उसको पूरा खाली करा लिया गया, सारे मछुआरों को हटा दिया गया। उसमें ये खबर फैला दी गई कि यहाँ बहुत बड़ा इंडियन नेवी का बहुत बड़ा जहाज आईएनएस विक्रांत आने वाला है, पूरा पोर्ट खाली करना। फल वालों को, सब्जी वालों को, सब लोगों को बोला कि बहुत सेना, मतलब फौजियों का बहुत बड़ा रेजिमेंट आ रहा है, सबके लिए खाने का तैयारी करो बड़े पैमाने पे। ये खबर सुनते ही ये खबर भी लीक हो गई दोस्तों। खुफिया जासूस तो सब देशों में होता है। ये खबर लीक हो गई और पाकिस्तान को ये पता चला कि आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए गाजी जा रही है, पीएनएस गाजी, जबकि आईएनएस विक्रांत तो उधर है ही नहीं ढाका में, वो तो विशाखापट्टनम में है। और ये खबर लीक होते ही उन्होंने क्या किया कि पीएनएस गाजी को ये सूचना दी गई कि आप मोड़ लीजिए अपना गाजी को और विशाखापट्टनम की तरफ वापस आ जाइए, बिकॉज आईएनएस विक्रांत यहाँ है। और दोस्तों आईएनएस विक्रांत तो था ही नहीं वहाँ पे तो गाजी का मौत इंतजार कर रहा था। आजाद एक खराब जहाज जो कि खराब स्थिति में था, इंजन उसकी बुरी तरह से खराब थी, वो चुपचाप पीएनएस गाजी का इंतजार कर रही थी। जैसे वो गाजी उसके रेंज में आया और गाजी को पता चला कि यहाँ पे आईएनएस राजपूत है, उससे पहले आईएनएस राजपूत ने अपना काम तमाम कर दिया दोस्तों, वही डुबा डाला। ये दर्द पाकिस्तान के सीने में आज भी है और इतना बड़ा दर्द है कि वो अमेरिका से दूसरी बार एक सपोर्ट मांगा कि सर हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई, आप हमें मदद कीजिए। पर अमेरिका है, मदद करने से चूकता का है, उन्होंने मदद कर दी, अपना 7वां बेड़ा हमारे आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए भेज दिया। दोस्तों हमारी विदेश नीति, प्रबल विदेश नीति का ही परिणाम है कि हाँ, रसिया ने हमारी मदद करने के लिए अपना 40वां बेड़ा भेज दिया और उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। परिणाम आपने देख लिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश का नाम दिया गया पूर्वी पाकिस्तान को। 90 तक हम रियलिज्म पे चलते रहे दोस्तों। 90 के बाद हमने अपना जो पॉलिसी थी 2014 तक हमने ये पॉलिसी चलाई। 2014 के बाद हमने अपनी पॉलिसी को चेंज कर लिया। अब रियलिज्म नहीं, इकोनॉमिक पैरामिडिज्म कर दिया, इकोनॉमिक पैरामिडिज्म। अब इसके अंदर क्या है, उन्होंने बोला 2014 के बाद जो भी देश लड़ेगा लड़ते रहो, हम लड़ते हुए तुमसे व्यापार नहीं रोकेंगे। जिसका परिणाम देखिए, पाकिस्तान से आज भी ट्रेड हो रहे हैं, कोई चाइना से आज भी ट्रेड हो रहे हैं दोस्तों। और हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी है कि आपको मैं बताऊं, 34 सालों के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर हमारा यूएई गया। एक ऐसा देश है जिसका नाम है मंगोलिया में आज तक हमारे कोई पीएम गए नहीं, लेकिन 2014 के बाद पीएम का जाना स्टार्ट हो गया। रवांडा, युगांडा, ऐसे तमाम अफ्रीकी कंट्री है जहां पे हमारे प्रधानमंत्री जाए नहीं करते थे, हर छोटी छोटी कंट्री पे जाए नहीं करते थे, वहां जाके उन्होंने रिलेशन बिल्डअप करना स्टार्ट किया। ये पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी अगर अच्छी हो तो किसी भी देश का इकोनॉमिक स्लो डाउन में जाने से बचेगा। दूसरा, फॉरेन रिजर्व। दोस्तों फॉरेन रिजर्व क्या होता है कि आपके देश की जो करेंसी है उसके अलावा विदेशी करेंसी आपके पास कितनी है, उसको फॉरेन रिजर्व बोलते हैं। इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्ड और डॉलर होते हैं, क्योंकि ट्रेड जो है डॉलर से होता है। जिस देश के पास ये ज्यादा है उसकी वैल्यू ज्यादा है। आज इंडिया में सबसे बड़ा फॉरेन रिजर्व वाली कंट्री का अगर मैं नाम बताऊं तो वो है चाइना, और छठा सबसे बड़ा कोई कंट्री है तो वो है इंडिया। दोस्त इतनी तेज रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं। फॉरेन रिजर्व के मामले में कुछ ऐसे दोस्तों जिसके पास फॉरेन रिजर्व है ही नहीं, जैसे कि श्रीलंका के पास फॉरेन रिजर्व 0 है, और पाकिस्तान के पास नाम मात्र है। कभी भी श्रीलंका वाली हालत हो सकती है।
तो फॉरेन रिजर्व होने से फायदा बहुत है दोस्तों। इससे क्या है, आपका इंपोर्ट में आपको बहुत मदद मिलेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है, किसी से सामान खरीदते हैं तो वो जो रेट बोलेगा आपको देना पड़ेगा। पर जब आपके पास पैसे हैं, नगद खरीद रहे हैं, आपके पास पैसे हैं, तो आप उसका रेट में बार्गेनिंग कर सकते हैं, तो महंगा नहीं लेना पड़ता है दोस्तों। फॉरेन पॉलिसी के साथ फॉरेन रिजर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका जीडीपी का बड़ा होना। अभी जीडीपी समझते हैं दोस्तों कि जीडीपी है क्या। जीडीपी का मतलब होता है एक देश की सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं, एक देश के अंदर जो भी वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है उसका लास्ट प्राइस जो कंज्यूमर के हाथ में आता है, प्लस जो भी सेवा के बदले पैसा दिया जाता है, उनको प्लस करके जीडीपी बनता है। अंतिम मूल्य याद रखिएगा। अभी अंतिम मूल्य कैसे, मान लीजिए कि अमेरिका की कोई कंपनी इंडिया में आके प्रोडक्शन करती है, माल बनाती है, तो वो हमारे जीडीपी का पार्ट है। अगर मान लीजिए इंडियन एयरलाइंस का विमान यहां से उड़ा और लंदन की तरफ गया, तो गया और आया, तो जो भी कमाई हुई वो हमारा जीडीपी का पार्ट है। अगर हमारा विदेश मंत्रालय कोई भी, जैसे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, किसी भी देश में और वहां कुछ कमाता है, वो हमारे जीडीपी का पार्ट होता है। जिस देश में प्रोडक्शन ज्यादा होगा उस देश की जीडीपी बढ़ेगी, जिस देश का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। और प्रोडक्शन के लिए क्या है, उसका बाउंड्री होना चाहिए, तो आपको फॉरेन पॉलिसी अच्छी होना चाहिए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तो फॉरेन रिजर्व होना चाहिए। अभी लास्ट प्राइस से क्या मतलब है, एक देश में उत्पादन होने वाले वस्तुओं का लास्ट प्राइस। लास्ट प्राइस का मतलब जो कस्टमर के हाथ में आता है। ले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप बर्गर खाते हैं, बर्गर बनाने में क्या है, आलू भी लगा, ब्रेड भी लगा, मैदा भी लगा होगा, ओनियन भी, टोमेटो भी, चीज भी, पनीर भी, XYZ सब कुछ लगा। अभी 2 रुपए का, 3 रुपए का, 1 रुपए का, 8 आने का सब मिला मुला के बर्गर आपके हाथ में 40 रुपए का आया। आपने कभी देखा होगा बर्गर की कीमत होती है 40 रुपए। 40 रुपए में आपका है क्या, सब कुछ जुड़ा हुआ है, मतलब क्या, पिज्जा, सॉरी, पनीर का भी कॉस्ट जुड़ा है, मैदे का भी कॉस्ट जुड़ा हुआ है, आलू का भी कॉस्ट जुड़ा हुआ है, ब्रेड का भी कॉस्ट जुड़ा है, लेकिन आपको क्या, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या, फाइनल प्राइस क्या है, 40 रुपीज का एक बर्गर। तो वो जो प्राइस है वो आपका जीडीपी का पार्ट है। मतलब जो चीज को आप फील कर सकते हैं वो वस्तु कहलाता है, और जीडीपी यहाँ देश की सीमा में प्रोडक्शन होता है तो जीडीपी में ऐड होगा। दूसरा है सेवा, जो आप बदले में आप पैसे दे रहे हैं लेकिन वो आपको कुछ दे नहीं रहा। लेट सपोज मान लीजिए कि आप बाल कटिंग कराने जा रहे हैं, आपका हेयर कट हुआ और आपने बदले में पैसा दिया, मतलब आप वहां से कुछ ला ही नहीं, आपको कुछ मिला नहीं, आपने सेवा लिया। तो ये वस्तु और सेवा जो भी है, फाइनल प्राइस, आखिरी प्राइस जो भी होता है, उसको जोड़ के जो निकलता है उसको बोलते हैं जीडीपी। अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा विदेशी कंपनी हमारे पास आएंगे, तो ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा उत्पादन होने से हमारी जीडीपी पे फायदा होगा। तो ये तीनों चीजें अगर हो किसी भी देश के पास, तो वो देश रिसेशन में आने से बचेगा, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था आज बाकी कंट्री से अच्छा परफॉर्म कर रही है। दोस्तों, अब रही बात रिसेशन आने वाला है या नहीं आने वाला है, तो मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि भाई रिसेशन तो चल ही रहा है, आने वाले समय में हम रिसेशन से कैसे बचे इसकी प्लानिंग करें। तो आने वाला जो समय हो सकता है कि आपके रिटर्न, आपके इन्वेस्टमेंट में रिटर्न उतना अच्छा ना आए, या नए निवेशक है उसको इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं ये बोलूंगा इकट्ठा इन्वेस्टमेंट नहीं करके एक डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए और एसटीपी के रास्ते धीरे धीरे इक्विटी में एंट्री कीजिए। दूसरा, एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पैसे पे आने वाले समय में अच्छा रिटर्न आएगा, पर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना सबसे बड़ा गुनाह हो जाएगा दोस्तों। इसलिए रिसेशन से मत डरिए, ये रिसेशन में भी मार्केट अच्छा आपका रिटर्न बना के देगा। बने रहिए, लॉन्ग टर्म बने रहना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, थैंक यू सो मच आपके प्यार और आपके स्नेह के लिए। मैं आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए इसी तरह से छोटी छोटी वीडियो बनाता रहूँगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस छोटे से प्रयास से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।